फ्री के नंबर चाहिए हो तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना, नहीं चाहिए हो मत पढ़ना। सिंपल सी बात है। इजीएस्ट यूनिट, अच्छा खासा वेटेज होता है, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स, जेई, नीट, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। समझ में आ गया फ्री के नंबर, समझ में नहीं आया फ्री के नंबर भी गायब, ठीक है ना? ठीक है, ओके। मॉडर्न फिजिक्स, तो सबसे पहले भाई ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई डाउट है? नितिन पढ़ लिया है ना वीडियो से? ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ओके। अब सबसे पहले तो इसको छोड़ो, यहां फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, ईटी की फॉर्म में आगे आ ही जाएंगे, ठीक है? फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट हमने अभी तक डिस्कशन किया क्या? लाइट हैज ड्यूअल नेचर, उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। तो जो दोनों को मिला के एक थ्योरी बनाई गई है, दैट इज फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। कि लाइट जो है ना ही पूरी तरीके से वेव है, ना ही पूरी तरह से पार्टिकल है, ड्यूअल नेचर है, दोनों तरह का नेचर। तो एक स्पेशल नेचर हमने डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है? फोटोन थ्योरी। तो पहला क्या है? लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है? वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है भाई? द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन क्या होता है? लाइट का पार्टिकल, ठीक है ना? लाइट तो इधर से इधर आ रही है ना, तो कैसे आ रही है? एक पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल, समझ में आया ना? उस पार्टिकल के पास कुछ फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, और वो एक पार्टिकल है, समझ में आया? और वो आके टकराता है, बिल्कुल वैसे ही टकरा के बिहेव करता है जैसे कोई बॉल आके टकरा रही, सही है ना? तो जब कोलिजन होता है, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने बॉल लेकर दीवार पर फेंक के मारी ना, तो जैसा बिहेवियर बॉल का होगा वैसा ही बिहेवियर लाइट का होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट के अंदर एक छोटा सा फोटोन है और वो आके टकरा रहा है, यानी कि बॉल टकरा दिया। बढ़िया है, सही है? तो सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ए फोटोन ऑलवेज ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। किससे ट्रैवल करेगा? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा इन वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम में। ये स्पेलिंग गलत है, VACUUM होता है, ठीक है? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू ऑब्जर्व द फोटोन। तो आप जनरली क्या होता है, मान लो अभी आप रेस्ट में हो, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहे हो, तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे आप कुछ वेलोसिटी से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइट हमेशा एक ही स्पीड से चलते हुए दिखाई देगी। लाइट में यहां खड़ा हूं तो भी स्पीड ऑफ लाइट से चलते हुए दिखाई देगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सही है? और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो भी मुझे उतनी स्पीड से दिखाई देगी, मैं भाग रहा हूं तो भी उतनी स्पीड से दिखाई देगी, समझ में आया? तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? कांस्टेंट होती है, कैसे ही देखो, कहीं से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई? ओके, स्पीड ऑफ लाइट याद रखेंगे कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ठीक है भाई? सेकंड, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जब फोटोन रेस्ट पे होता है ना, तो उसमें कोई मास नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कितना मास के चार्ज होने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है? तो मास 0 और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ईच फोटोन हैज ए डेफिनेट एनर्जी। हर फोटोन के पास कुछ एनर्जी होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसके पास, एंड ए डेफिनेट मोमेंटम और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम पता है आपको, मास इनटू वेलोसिटी, और एनर्जी यानी कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है? कि उसके पास जो आ रहा है उसके पास बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भाई? फ्रीक्वेंसी पे। किसमें बोलो? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। E = h न्यू। ये जो न्यू होता है ना, ये v नहीं होता, v नहीं है ये क्या है? बेसिकली ये ऐसे है, इस तरह का सिंबल होता है किताबों में। न्यू जो होता है ना ये, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन हम अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे? इसकी बजाय f लिख देंगे ताकि हमको याद रहे। E = hf, 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 hf, याद हो गया? सही है। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? उस फोटोन की खुद की, यानी कि लाइट की। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेव के लिए जो उसका लैम्डा
इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ये किसके बराबर होता है? उसकी स्पीड के बराबर। यस और नो? ये भाई एक बार में कितना चल रहा है और एक सेकंड में कितनी बार मूव कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस बाय पर सेकंड आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो बोलो एच सॉरी लैम्डा एफ इज इक्वल टू सी होता है। तो बोलो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? सही है, तो बोलो यहाँ पे जो ये एफ लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? सी बाय लैम्डा। तो ये तीन फॉर्मूले याद करो, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच न्यू एच एफ एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू एच एफ एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू एच एफ एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू एच एफ एच सी बाय लैम्डा। याद हो गया? सही है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल साधारण। ओके, तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है h बाय लैम्डा। क्या होता है भाई? h बाय लैम्डा, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। व्हाट इज द लैम्डा? वेवलेंथ। ठीक है भाई, अब देखो इसको ऊपर नीचे fs से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूं। तो बोलो hf क्या होता है? hf तो एनर्जी होता है। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? HF यानी कि एनर्जी। अच्छा, और नीचे क्या आ गया? लैम्डा एफ। लैम्डा एफ क्या होता है? स्पीड ऑफ द वेव यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इस केस में। तो E बाय सी ये भी फॉर्मूला होता है। क्या भाई? E बाय सी यानी कि मोमेंटम के तीन फॉर्मूले हो गए, H बाय लैम्डा, HF बाय सी, E बाय सी। H बाय लैम्डा, HF बाय सी, E बाय सी। H बाय लैम्डा सही है, H बाय लैम्डा, HF by C और फिर से बोलो P is equal to सही है भाई, HF by C, E by C, H by lambda। याद हो गया? बिल्कुल सिंपल है। तो बोलो मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, है ना? कोई दिक्कत? या फिर h इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर h इंटू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कोई दिक्कत भाई? सही है। और यहाँ पे h का वैल्यू क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। क्या बोलेंगे? 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है भाई, ये फोटोन में कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, जो फोटोन होता है वो दूसरे मटेरियल के पार्टिकल से टकरा सकता है। ठीक है, कोलिजन कर सकता है, ऐसे ऐसे टकरा सकता है, जैसे बॉल टकराती है ना दीवार से, बिल्कुल ऐसे ही फोटोन भी टकरा सकता है, क्योंकि फोटोन खुद भी पार्टिकल है, तो वो जाके दूसरे पार्टिकल से टकरा सकता है। सही है, ओके। द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन सच ए कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। क्या बोला मैंने? मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड एंड एनर्जी विल आल्सो रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्वेशन का पता है आपको कि जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम, और एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी। सही है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके। रिमेन्स कंजर्व्ड इन सच ए कोलिजन द फोटोन मे गेट एब्जॉर्ब्ड एंड और ए न्यू फोटोन मे बी एमिटेड। जब कोई फोटोन किसी दूसरी चीज से टकराता है तो हो सकता है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर कुछ एनर्जी सिस्टम को चेंज कर दे और वहां से एक नया फोटोन निकल पड़े। सही है, तो कई पॉसिबिलिटी है। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। तीसरा ये सर के नोट्स है क्या? वही सर के नोट्स है क्या? ध्यान रखना। Hence, number of photons may not be conserved. तो number of photons constant रहना जरूरी नहीं है कि भाई सर 50 फोटोन गए थे वापस 40 क्यों आए, तो कुछ भी हो सकता है फोटोन के साथ। 10 एब्जॉर्ब हो गए होंगे, है ना? 10 की जगह कोई और नए फोटोन्स आ गए होंगे, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। If the intensity of light of given wavelength is increased, there is an increase in the number of photons crossing a given area in a given time. The energy of each photon remains the same because wavelength is fixed. अब देखो क्या कर रहा है? If intensity, अब ये जो intensity शब्द है इसको समझना है। What is intensity? Intensity का मतलब होता है number of photons। इस यूनिट में इंटेंसिटी का मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ फोटोन्स। ऐसे इंटेंसिटी का और मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया पर पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है इंटेंसिटी का मतलब। लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए
इंटेंसिटी को आप किससे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन से। क्या देगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब जो उतने ही एरिया से एनर्जी पास कर रही थी पर यूनिट टाइम, या पावर जो गिर रही थी किसी सरफेस पे, वो पावर बढ़ा दी गई। अब वो पावर कैसे बढ़ा दी गई है, एनर्जी ऑफ द फोटोन नहीं बढ़ाई गई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए गए। अब इमेजिन करो मैं हर सेकंड एक बॉल ऐसे दीवार की फेंक के मार रहा हूं, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, बोलो भाई, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब मैं कहता हूं मैंने बॉल की स्पीड चेंज नहीं करी, बॉल की एनर्जी चेंज नहीं करी, लेकिन नंबर ऑफ बॉल बढ़ा दी, मैं हर सेकंड में दो बॉल फेंक के मार रहा हूं, तो बोलो एनर्जी इज डबल्ड, इंटेंसिटी इज डबल्ड। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जब भी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है फॉर ए गिवन वेवलेंथ, गिवन फ्रीक्वेंसी, जब भी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए गए। क्या कहेंगे भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए गए हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखा आपने, E इज इक्वल टू एच न्यू वाला। बोलो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बोलो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, यस और नो। और अगर लैम्डा कांस्टेंट है, क्योंकि H और C तो दोनों कांस्टेंट है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, यस और नो। कोई दिक्कत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है, किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल निकाल के फेंकना है, ठीक है। तो बोलो हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, क्या मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, है ना। रबिंग से कर सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो देखो भाई, क्या थर्मियोनिक एमिशन याद है, किसी बॉडी को हीट कर दो, उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी, वो सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा है फील्ड एमिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बाहर भाग जाएंगे। तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो यानी कि फोटोन यानी कि लाइट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, मतलब बाहर निकलना। लाइट थ्रो करेंगे किसी सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, बट आइंस्टाइन सेड दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है। न्यूटन के जो मैकेनिक्स थी, जो हमने पढ़ी है ना बेसिक 11th क्लास में मैकेनिक्स जो पढ़ी है, उसके हिसाब से फोटोन का मास डिफाइन नहीं होता, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि उसका रेस्ट मास जो है वो डिफाइंड 0 है, रेस्ट मास जो है वो 0 है। और किसी स्पीड पे, यानी जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है तो एनर्जी के हिसाब से हम उसका मास भी डिफाइन कर सकते हैं। वो मास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्टिव मास इज इक्वल टू मास इनटू, सॉरी, इफेक्टिव मास इज इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ऐसा समझ लो कि हाफ mv स्क्वायर होता है ना, एनर्जी होती है ना हाफ mv स्क्वायर, इस हाफ को भूल जाओ। और स्पीड कितनी होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, c के बराबर। तो बोलो मास कितना आ गया, E डिवाइड बाय c स्क्वायर, इसका मास, सही है। सो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है तो उसका मास एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर के बराबर, ठीक है भाई। अच्छा, अब मास इज इक्वल टू एनर्जी क्या होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय c स्क्वायर। बोलो इस c को क्या लिख सकता हूं, अच्छा ये c है, फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं मैं c बाय लैम्डा, सही है। एक c से एक c कट जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाय लैम्डा, सही है। तो ये भी एक तरीका है मास ऑफ फोटोन को लिखने का। भाई अगर आपको एनर्जी ऑफ द फोटोन दे दिया जाए तो आप एनर्जी डिवाइड बाय c स्क्वायर कर देंगे, और अगर आपको क्या दे दिया जाए, लैम्डा दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, h बाय लैम्डा c कर देंगे, और आपके पास मास आ जाएगा किसका, फोटोन का। याद हो गया, तो बोलो मास ऑफ फोटोन E बाय c स्क्वायर या फिर h बाय लैम्डा c, या लिखेंगे h बाय लैम्डा c या फिर E डिवाइड बाय c स्क्वायर। अच्छा, अब इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ ए लाइट सोर्स। अब इमेजिन करिए लाइट सोर्स है, लाइट का सोर्स है, मतलब वो क्या थ्रो कर रहा है आपके पास, लाइट थ्रो कर रहा है, लाइट मतलब फोटोन्स थ्रो कर रहा है, बार बार लगातार फोटोन फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे फोटोन्स, लाखों करोड़ों अरबों फोटोन्स आपके पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी, उस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी का मतलब है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी आएगी, जितनी एनर्जी आएगी उतना इंटेंसिटी होगा। समझ में आया? जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया लेता हूं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इस 1 मीटर स्क्वायर में ये प्रोजेक्टर कितना लाइट थ्रो कर रहा है, सही है? यूनिट एरिया में एक सेकंड में जितनी एनर्जी आती है, लेट्स से मैं कहता हूं 1 जूल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 1 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द इंटेंसिटी। समझ में आया? ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर डिवाइड बाय एरिया लिख सकते हैं, और यूनिट क्या रहेगी, पावर इज वाट, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर इज द इंटेंसिटी। सही है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन E इज इक्वल टू HF, है ना? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी E टोटल इज इक्वल टू एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स। गलत बोला क्या भाई? एक फोटोन के पास 1 जूल एनर्जी है, तो 10 फोटोन अगर निकल रहे तो कितनी एनर्जी हो गई, 10 जूल हो गई। कैसे आया, एक की एनर्जी को 10 से मल्टीप्लाई कर, तो मतलब एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स। सही है भाई, n इंटू h हो जाएगा और n इंटू एक्स बाय लैम्डा हो जाएगा। यस और नो? सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी रिसीव्ड पावर सेकंड पर सेकंड है, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड, पावर पर सेकंड, एनर्जी रिसीव्ड डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, एनर्जी रिसीव्ड पर टाइम, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड आ जाएगा। एनर्जी कितनी है, n इंटू एच न्यू, सही है, उसको डिवाइड बाय टाइम कर दिया, क्या किया मैंने, बोलो, n इंटू एच एफ डिवाइड बाय टाइम कर दिया। तो ये मैं ऐसे, ये देखो, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। आप इसको लिख भी सकते हैं जब आप नोट्स पढ़ेंगे, तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है ये, सही है। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर टाइम, इस नई चीज को मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, सही है, पर यूनिट टाइम। इसका नाम रख दिया हमने n डैश। नहीं आया, बोलो भाई, n डैश इंटू एक्स बाय लैम्डा। दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड, और एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड को ही तो पावर कहते हैं, यही तो पावर आ गई। तो नहीं आया, क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी से, तो आ जाएगा टोटल एनर्जी, और नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पावर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। तो नहीं आया, सही है। और इंटेंसिटी क्या होता है, पावर डिवाइड बाय एरिया। कौन से वाला एरिया, परपेंडिकुलर वाला एरिया। फॉर एग्जांपल यहां से जो लाइट आ रही है, बोलो, जब इसके परपेंडिकुलर वाले सरफेस की बात करेंगे उसी की बात चलेगी। अगर मैं कह दूं ये वाला एरिया, बोलो, अब लाइट यहां पे भी गिर रही है, लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वो वाला कंपोनेंट लाइट के परपेंडिकुलर है। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत? रिपीट करूं यहां पे कुछ भी, कोई भी डाउट है तो बताइए। इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट ए डिस्टेंस r। अब r डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी हो वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे ये एक लाइट सोर्स है, इसकी पावर है p, मतलब हर सेकंड ये कितनी एनर्जी थ्रो कर रहा है, p एनर्जी हर सेकंड में थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक r डिस्टेंस पे, यहां से इस लाइट सोर्स से r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्फीयर इमेजिन कर लिया। मैंने कितना इमेजिन कर लिया, स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया a। क्या किया मैंने, छोटा सा एरिया ले लिया a। बोलो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया। बोलो, ये पावर p इस पूरे के पूरे सरफेस पे आ रही है, यस और ये किसका सरफेस है, स्फीयर का सरफेस। इमेजिन करो कि बल्ब लगा हुआ है और उसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक स्फीयर लगा दिया। तो जब भी बल्ब हम ऑन करेंगे वो सारी की सारी एनर्जी कहां जाएगी, स्फीयर के सरफेस पे जाएगी, यस और नो। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। व्हाट इज द पावर, p। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर, 4 pi r square।
सही है भाई, कोई दिक्कत? सिंपल है, ओके। तो पावर P इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू 4πr²। गलत बोला क्या? है ना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलो? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। एरिया को इधर मल्टीप्लाई करो, इंटेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू पावर। किसकी पावर? जिस एरिया को यहां लिया गया उसी की पावर आएगी, यस और नो? ठीक है भाई। तो अब इस पे कितनी पावर जा रही है, यहां पे कितनी पावर जा रही है? मैं कहता हूं यहां की इंटेंसिटी को यहां के एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना। इंटेंसिटी को जिस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे वहीं की तो पावर आएगी। बोलो भाई, यहां की इंटेंसिटी को यहां के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा बोलो? P डैश, यानी कि इस छोटे से एरिया के लिए पावर लिखेंगे इंटेंसिटी। बोलो इस पूरे स्फीयर पे इंटेंसिटी कितनी है? इतनी इंटेंसिटी है। और एरिया किसका? इस छोटे से एरिया का एरिया ए आ जाएगा, यस और नो? तो कितना आ गया? P डैश इक्वल टू P A बाय 4πr। सही है, याद रहेगा ये, कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। A light beam of intensity 10 microwatt per meter square is incident on a plate of area 1 centimeter square perpendicular to the plate. If the wavelength of the light beam is 5000 angstrom, find power received by the plate, number of photons incident on the plate per second. क्वेश्चन है क्या भाई? एक लाइट बीम है, इंटेंसिटी उसकी कितनी है? 10 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ये कितनी पावर दे रहा है? 10 माइक्रोवाट, यानी कि 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6 वाट। ठीक है, ये कहां जा रहा है? ये गिर रहा है एक प्लेट पे जिसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। एरिया को इधर मल्टीप्लाई करो, इंटेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू पावर आना चाहिए। बोलो इंटेंसिटी ये गिवन है आपको, ये एरिया गिवन है और ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। दैट मींस इंटेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां का पावर आ जाएगा। बोलो भाई, जिसका एरिया उसी की पावर, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बोलो जिसका एरिया उसी की पावर। बोलो एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी कितनी है? 10 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, यस और नो? और 1 सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा? 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -10 इंटू 10, यानी कि 10 की पावर -9 वाट। इतनी पावर रिसीव हो रही है वहां। सही है भाई, कोई दिक्कत? इतना है 10 की पावर -9 आ गया। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द प्लेट पर सेकंड। खेल है क्या? नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, पावर पता चल गई ना? बताओ व्हाट इज द पावर? पावर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 वाट। उस प्लेट पे इतनी पावर गिर रही है। और जब लाइट की टर्म्स में बात करते हैं तो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू, अभी भी पिछले पेज में फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। गलत बोला क्या? सही है ना भाई? एनर्जी ऑफ एक फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स करेंगे तो टोटल एनर्जी रहेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड करेंगे तो पावर आएगी, है ना? बोलो भाई, अपने से ये पूछा हुआ है तो कैसे निकालेंगे? बोलो पावर पता है 10 की पावर -9, अभी हम निकाला। ये पता नहीं, ये निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं सर। देखो लाइट बीम की जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है ना? तो बोलो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इसकी जगह लिख सकता हूं n डैश इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन h इनटू f या फिर hc बाय लैम्डा। सही है, बोलो क्या आएगा? n डैश इनटू h का वैल्यू बोलो 6.626 10 की पावर -34
इंटू सी का वैल्यू बोलो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा का वैल्यू बोलो 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। बोलो सॉल्व करके, और पी का वैल्यू कितना है 10⁻⁹। सब कुछ उधार उधर भेज दो, एन डैश का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज तरीका समझ में नहीं आया? 2-3 बार पढ़ोगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। पिछले फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड, कोई हाई फाई कैलकुलेशन किया क्या? कोई बहुत हाई फाई करता था पिछले 2-3 फॉर्मूले क्वेश्चन था। सही है भाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब पिछले केस में क्या दिया था कि वो जो प्लेट है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द लाइट। अभी क्या हो रहा है सेम एज प्रीवियस, बट लाइट बीम फॉल्स एट 37 डिग्री विद नॉर्मल ऑफ द प्लेट। प्लेट के, ये प्लेट हो गई, इसके नॉर्मल से कितना 37 डिग्री पे लाइट आ रही है। ये जो लाइट आई है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है 37 डिग्री। तो बोलो इस लाइट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला कंपोनेंट। यस और नो? या ये वाला तो चाहिए नहीं, ये वाला चाहिए। तो बोलो ये पावर है, तो पावर का कौन सा कंपोनेंट cos 37 डिग्री वाला कंपोनेंट। सही है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे। हाँ तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁶ इंटू एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई लेगा 4/5। ठीक है, यहाँ पे ये बात गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लोगे। और पावर क्या आएगी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर का वैल्यू आ गया, इस फर्स्ट पार्ट में जो आंसर है वो पावर यहाँ एन डैश निकालना है। एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। चलो आगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। अरे कह रहा है a point source of light is emitting power 1 milliwatt at a lambda of 2000 angstrom। लैम्डा दे दिया मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दे दिया, टोटल पावर दे दिया। इफ ए प्लेट ऑफ एरिया 1 centimeter square is placed perpendicular to the light beam, then find out number of photons received by this plate per second। बहुत ही आसान है ये तो। given that distance of this plate is 1/√π meter from the light source, also find the frequency of this light beam, speed of this light beam। speed तो हमेशा light beam की speed of light के बराबर होती है। momentum of this light beam h by lambda, h पता है, lambda given है, हो जाएगा। ठीक है, intensity of this light source at a distance of 1/√π। intensity कितनी होती है 1/√π पे। बोलो I is equal to पावर बाय एरिया। एरिया कितना है बोलो 1/√π डिस्टेंस पे। अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, r डिस्टेंस पे कितना था p डिवाइड बाय 4πr²। बोलो कितना डिस्टेंस हो गया 1/√π डिस्टेंस पे। बोलो 1/4π r²। r कितना है 1/√π। समझ में नहीं आया? 4πr²। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, p/4 आ जाएगा। अब बताओ इंटेंसिटी पता चल गई, इतने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पता है तो पावर कितनी होगी उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पावर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? रिपीट करना पड़ेगा, फिर से बताता हूं। आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी होती है पावर बाय 4πr²। इतनी इंटेंसिटी आ गई। अब इस इंटेंसिटी की वजह से पावर डिलीवर हो रही है कितने एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसके ऊपर। प्लेट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इंटेंसिटी को, वहां का पावर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब पावर आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना है। कैसे निकाले? पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या आएगा hc/लैम्डा। लैम्डा है 2000। समझ में नहीं आया? 3-4 बार पढ़ोगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। फ्री के नंबर है, मैं कह रहा हूं इसकी। एक बार अगर समझ लिया तो बहुत आसान है, समझ में नहीं आया फिर नंबर जा रहे थे फालतू। फोटो इलेक्ट्रिक, व्हाट टाइम इज इट?
है अभी हमारे पास थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? ये किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ऑब्वियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो यानी कि लाइट से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो स्टोरी है, कहानी है और कुछ नहीं। कहानी क्या है? कहानी व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यानी कि लो वेवलेंथ की लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकल जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब उनको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, वो लाइट की वजह से निकले हैं, उनको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, द एनर्जी कैरिड बाय ईच फोटोन, हर एक फोटोन है, हर एक फोटोन के पास खुद की एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बताइए, HF इतनी होती है ना एनर्जी, तो बोलो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो कि मेटल सरफेस पे गिर रहा है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है। अगर वो एनर्जी इतनी हुई कि वो मेटल सरफेस को छोड़ के भाग सके, छोड़ के भाग जाएगा, नहीं तो वो वही रहता है। सही है, ठीक है भाई। तो द एनर्जी कैरिड बाय ईच फोटोन इज इंसिडेंट एंड व्हेन फोटोन्स स्ट्राइक मेटल सरफेस दे कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन कंस्टिट्यूट ए करंट कॉल्ड फोटो करंट। अब नई बात हो गई, फोटोन आया, मेटल सरफेस से टकराया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से मैं कह सकता हूं करंट एस्टेब्लिश हो गया है, और उस करंट को क्या कहते हैं? फोटो करंट। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन, और उनकी वजह से आने वाला करंट फोटो करंट। समझ नहीं आया? सही है। अब एक नई डेफिनेशन, क्या भाई? वर्क फंक्शन। वर्क, वर्क मतलब जो काम करना पड़ता है, जो एनर्जी फोटॉन्स के पास होनी चाहिए, कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए फोटॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन 1 जूल एनर्जी के फोटोन से ही बाहर निकल सकता है, तो हम बोलेंगे कि उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है? 1 जूल है। क्या बोला मैंने? हाँ, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सही है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, ठीक है, विच मूव रैंडमली थ्रू आउट द मेटल, जो मेटल में थ्रू आउट मूव करते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू लीव द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स राजी खुशी मेटल सरफेस से बाहर जाने की इजाजत नहीं रखते हैं। The minimum energy required by a photon for the electron to be ejected from the metal is called work function or threshold energy. ठीक है, फोटोन के पास जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। सही है, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है। मैंने क्या किया? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मेटल सरफेस हो गया, ठीक है, मैं यहां से लाइट जो है इसके ऊपर थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, अब हर एक फोटोन के पास लेट्स से 1 जूल एनर्जी है, वो लगातार गिरते ही जा रहे हैं, इसके ऊपर गिरते ही जा रहे हैं, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। तो क्या मैं कहूंगा कि 1 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? सही है। अच्छा, जैसे ही मैंने क्या किया, इसको किया 1.1 जूल, इलेक्ट्रॉन्स अब निकलना चालू हो गए, यानी कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। सो दिस एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, है ना? सही है भाई।
इसको स्टोरी के हिसाब से समझे तो ऐसा मान लो कि हर एक मेटल सरफेस है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो मेटल सरफेस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितने उसके पास प्रोटॉन है टोटल उतने इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ओवरऑल सारे के सारे जो एटम्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखते हैं, है ना, क्योंकि आराम से तो निकलेगा नहीं। अब बाहर से कौन आया, फोटोन। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इमेजिन करो मैं क्लास में पढ़ा, ठीक है, यहां साइड में कोई गेट है, ठीक है, मेरा पढ़ाने में ध्यान में बिल्कुल यहां पर फोकस होता है मेरा, और क्लास के बाहर आके कोई आपका दोस्त आपको बुलाने लगते हैं, ऐसे करके बुलाने, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा वहां पे, तो तुम्हारा मन करेगा तो बात ऐसे बिना नहीं बुलाना, चलो चलो चलो, है ना। अब एक तो वो कहेंगे ठीक है, और वो दोबारा बुलाएगा तो तुम नहीं जाओगे, लेकिन वो वहां खड़ा होकर जोर देता ही रहता, आ जा कुछ जरूरी काम है जल्दी, तो तुम जाओगे, है ना। यानी कि बाहर वाले ने बहुत ज्यादा तुमको एनर्जी दिया है, वो एनर्जी देगा तभी तुम निकल के बाहर जाओगे, है ना। तो मिनिमम उसको कितनी एनर्जी से तुमको बाहर बुलाना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस क्लास। और फोटोन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ दैट मेटल। सही है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। तो अब जो अपने पास फोटोन होते हैं, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला बताना, HF, सही है, ओके। तो इतनी एनर्जी मैंने इसको दी, फोटोन को दी, और उसने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाले, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलता, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तभी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कर दिया F0। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। F तो फ्रीक्वेंसी है ना, और ये जो पूरा है दिस इज कॉल्ड E0, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को लिख देते हैं फाई से, फाई या फाई नॉट से। फाई नॉट ये है वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, दिस इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H इंटू एफ नॉट, यस और नो, ओके। HF इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। कौन सा लैम्डा, थ्रेशोल्ड लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और लैम्डा TH को लिख दिया लैम्डा नॉट। समझ में नहीं आया, अच्छा मुझे बताओ कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यस और नो। जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, यस और नो, यस और नो, कि भाई इससे नीचे फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इससे ज्यादा वेवलेंथ है तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 5000 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 4000 पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 4000 पे निकल जाएगा, लेकिन 6000 पे नहीं निकलेगा। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की बात कर रहा हूं ना मैं, सही है। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैं कहता हूं 10 की पावर 14 हर्ट्ज पे निकल जाता है, तो 10 की पावर 13 हर्ट्ज पे निकलेगा क्या, नहीं, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलेगा। 10 की पावर 15 पे हाँ निकलेगा, बढ़िया मस्त। 10 की पावर 80 पे, 18 पे, 20 निकलेगा ना, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द फोटोन ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। अंग्रेजी में इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सही है, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा पे निकलेगा। और ऐसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं,
इससे कम पे निकल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है ना, साथ साथ चल रहा है ना, बिल्कुल। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कल नहीं तो पीटू दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये किस पे डिपेंड करते हैं? मेटल सरफेस पे। कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, हर एक के लिए अलग होगा। ठीक है भाई। इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हुई ना, ठीक है। देन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इच्छा अनुसार, इच्छा से ही एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत बढ़िया से आराम से शांति से निकलेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी लो। इवन इफ इंटेंसिटी इज वेरी लो का क्या मतलब है? इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। सही है, इमेजिन करो, या वो गेम खेला आपने, वो मेले में वो बंदूक से गुब्बारे फोड़ते हैं, मेले में बंदूक से गुब्बारे फोड़ते हैं। अब वो गुब्बारा क्यों फूटता है जल्दी बताओ? वो जो छोटी सी बुलेट होती है, जो आयरन का पीस होता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो फोड़ सकता है उसको। अगर मान लो बिल्कुल मैं एक दूसरा बैलून लेके जाऊं और ऐसे करके फेंक दूं दूसरे बैलून की तरफ, तो बैलून फूट जाएगा। क्यों? इतना बड़ा बैलून है, फूटेगा क्यों नहीं? क्योंकि सर उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो दूसरे बैलून को फोड़ सके। लेकिन वो जो छोटा सा मेटल का पीस है, उसके पास, वो गन से निकलती है तो उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो बैलून को फोड़ दे, है ना। तो फर्क किस बात से पड़ता है? इंडिविजुअल एक एक चीज जो जाके टकरा रही है, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर मान लो मैं उस मेटल पीस की बजाय मैं पेन निकाल के फेंक के मारूं, तो हो सकता है वो टूट जाए, है ना। अब इमेजिन करो कि एक बलून मैंने फेंक के मारा, फूटेगा। मैंने 10 बलून फेंक के मारे तो टूट जाएगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होनी चाहिए बलून फोड़ने लायक। ऐसा ही है यहां पे, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, इंडिविजुअल फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन से फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब इंडिविजुअल फोटोन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो, तभी निकलेगा। मान लो कि आपने वर्क फंक्शन है 1.1 जूल फॉर एग्जांपल, है ना, 1.1 जूल से नीचे नहीं निकल रहा है। आपने क्या किया, 1 जूल एनर्जी वाले 50,000 फोटोन्स भेज दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 1.1 होनी चाहिए। अगर आप 1.1 वाले 50,000 भेजते तो लगभग 50,000, 45,000, 40,000 कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन आप नहीं निकले। समझ में आया ना? बिल्कुल वही वाला केस है। 50,000 बलून फेंक के मारोगे तो बलून टूट जाएगा, क्यों सामने वाला? नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी चाहिए, इंडिविजुअल फोटोन्स के पास एनर्जी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। समझ में नहीं आया? सही है भाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यानी कि हर एक मेटल, सॉरी, हर एक फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, तभी वो जाके टकराएगा। समझ में आया? और अगर हर एक के पास थोड़ी कम एनर्जी है तो नहीं निकलेगा। सही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हर एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, भले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम। नेक्स्ट देखते हैं, इफ न्यू इज लेस देन न्यू टीएच, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी कि हर एक फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है ना, जितनी एनर्जी हर एक फोटोन के पास होनी चाहिए उससे कम एनर्जी है, तो गुब्बारा फूटेगा क्या? गुब्बारा नहीं फूटेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा। सही है, भले ही कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ फोटोन भेज दो, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं वहां से। सही है, ये फिगर है, ठीक है भाई। इवन इफ द इंटेंसिटी इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। तो बोलो यहां से कौन आएगा? इंडिविजुअल मेटल पीसेस, और यहाँ पे छोटे छोटे गुब्बारे। ये कब फूटेंगे? जब आने वाले हर एक पीस के पास एनर्जी होनी चाहिए सफिशिएंट। चाहे हर एक के पास अगर क्या है, एनर्जी सफिशिएंट है, तो अगर नंबर ऑफ
फोटोन कम भी है तो भी गुब्बारा फूट जाएगा। लेकिन अगर इसके पास ही दम नहीं है, इसमें ही दम नहीं है, तो गुब्बारा नहीं फूटेगा, चाहे कितने भी पीसी टकरा दे, कितने भी फोटोन आ जाए, इलेक्ट्रॉन नहीं फूटेगा। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, एच एफ नॉट के बराबर, यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर है, तो क्या होगा, वो आएगा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन ना यहीं पे बैठा रह जाएगा, सरफेस से निकल जाएगा लेकिन सरफेस के ऊपर ही रहेगा। अगर मैं एनर्जी लगा देता हूं इससे मान लो 5 गुना, तो क्या होगा भाई, एनर्जी चाहिए एच एफ नॉट, मैंने एनर्जी दे दी 5 टाइम्स एच एफ नॉट, तो क्या होगा, इस 5 एच एफ नॉट में से एच एफ नॉट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आएगी, और बची हुई जो 4 एच एफ नॉट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी देने में काम आएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं रुकेगा, जैसे ही फोटोन आएगा टकराएगा एकदम से बहुत हाई स्पीड से, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। सही है, यानी कि जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और बची हुई एनर्जी कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लेने में, किसको, इलेक्ट्रॉन, है ना सोनम? सही है, सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द टाइम, 53। इसके बाद ब्रेक तो नहीं चाहिए होगा ना तुमको, है ब्रेक चाहिए क्या, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब फोटोन में उतनी एनर्जी जितनी जस्ट निकालने के लिए चाहिए, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, वो वही मेटल सरफेस पे। ठीक है, अच्छा, when nu is equal to nu th, the energy of incident photon is just enough to eject the electron from metal surface। ठीक है, सिर्फ इतनी है कि वो बस जस्ट निकाल सकता है। The ejected electron has no kinetic energy, उसके पास कोई भी kinetic energy नहीं होगी, kinetic energy will be zero। When frequency is greater than threshold frequency, यानी कि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, the incident photon has very high energy। ठीक है, when this photon strikes the electron, जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, it not only ejects the electron but gives it some kinetic energy as well। तो ये सिर्फ इसको बाहर नहीं निकालेगा, ये इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे देगा। समझ में नहीं आया? सही है, तो बोलो ये क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये आया जो है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी है ये। सही है, अब ये जो आया है इसकी एनर्जी कहां कहां जाएगी, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी चाहिए, और बची हुई कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सही है, अच्छा, अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, है ना, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी, सॉरी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, h nu माइनस phi नॉट, h nu माइनस h v नॉट, सॉरी h nu नॉट या h f नॉट इज इक्वल टू h nu मतलब h c बाय लैम्डा माइनस h c बाय लैम्डा नॉट। ये क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है, और ये क्या है, याद रहेगी ये बात, कोई दिक्कत? अच्छा, आप यहां से चाहो तो h h कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहां से h c कॉमन भी ले सकते हो, क्या आ जाएगा, h c into 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट। फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, 3-4 बार लिख के लाना है इसको फॉर्मूले को। ठीक है, याद होगा। अच्छा, ग्राफ बनाते हैं, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएंगे, बोलो लीनियर ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो बोलो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कहां से चालू होएगा, न्यू नॉट से, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही तो निकलने लगे ना इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ही तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो बोलो यहां से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। समझ में आया, याद रहेगा ये ग्राफ। अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, h का वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये होता है 1.6 into 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है, तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 10⁻19 कूलम इनटू वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट होता है जूल के बराबर।
है ना। याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज, चार्ज को इधर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, क्यूवी। तो बोलो चार्ज कूलम्ब मल्टीप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन की होती है जूल। यस और नो। तो बोलो इलेक्ट्रॉन को यानी कि चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया, चार्ज को वोल्टेज से किया, तो चार्ज कितना है 1.6 10 पावर माइनस 90 कूलम्ब इनटू वोल्टेज, कूलम्ब इनटू वोल्टेज बन गया। यस और नो, याद हो गया। ठीक है, एच सी की वैल्यू याद कर लो। बोलो कई बार आता है ना एच सी बार बार आएगा एच सी। ठीक है, तो एच सी का वैल्यू होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल मीटर। बोलो एच का वैल्यू है ये रहा एच का वैल्यू, सही है। इसको सी से मल्टीप्लाई यानी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो जूल मीटर में कितना आएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर जूल की बजाय हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सही है भाई, क्या भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है, याद है। सही है भाई, कोई दिक्कत। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रहेगी बात। ठीक है, तो आप वहां पे चाहो तो इस वाले हाँ, तो यहाँ पे ये जो एच सी है ना, ये एच सी, इस एच सी की जगह क्या लिख सकते हो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम इनटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा टी। तो ऑब्वियसली ये कौन सी वैल्यू होगी, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होगी। ठीक है, तभी तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटेगा। तो नहीं आया, सही है, ओके ऑलराइट। ठीक है, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ कानून है, नियम है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।